हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, मैंने आपको बताया था कि ये आराम करता है और मर जाता है। 1210 में आता है, 1210 में मर जाता है। इसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसका नाम है इल्तुतमिश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक? 1210 से लेकर 1236 तक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो इल्तुतमिश था, इसकी जो डायनेस्टी थी, इसकी जो राजवंश था, उसका नाम क्या था? याद रखना, इसकी जो डायनेस्टी उसका नाम था शमशी। क्या नाम है इसकी डायनेस्टी का? शमशी। आपको याद होगा इल्तुतमिश ने जो है वो एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम था शमशी ईदगाह। कहां पे बनाया था? बदायूं में बनाया था। तो किस नाम से बनाया था? शमशी ईदगाह। तो शमशी जो आया था वो कहां से आया था नाम? इसकी डायनेस्टी का नाम था शमशी, इल्तुतमिश की। ये जो था ये भी टर्किश था। इल्तुतमिश भी कौन था? टर्किश था होने को तो, लेकिन टर्किशों में भी कई सारी ब्रांच होती है और उसमें से भी कौन सी ब्रांच का था? इलवरी, इलवरी टर्क था। कौन सा टर्क था? इलवरी। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश क्या टर्किश था? हाँ था। कौन सी जो है उससे था? कौन सी डायनेस्टी से था? शमशी डायनेस्टी से था। लेकिन टर्किश में कौन सा टर्किश? इलवरी टर्किश। कौन सा था? इलवरी टर्क था। मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ये जो था वो यूपी में एक जगह पड़ती है, बदायूं। बदायूं का क्या रह चुका है? गवर्नर। बदायूं का क्या रह चुका है? गवर्नर। और इल्तुतमिश का क्या था? दामाद था। इल्तुतमिश का क्या था? दास था। इसके अलावा याद रखना है कि ये जो इल्तुतमिश था, होने को तो ये 1205 में ही, होने को तो ये 1205 में ही जो है वो ऑफिशियली जो है वो किससे मुक्त हो गया था? स्लेवरी से। स्लेवरी से जो है वो क्या हो गया था? स्लेवरी से जो है वो मुक्त हो गया था। लेकिन बाद में इल्तुतमिश का जो है वो क्या बन गया था? दास बन गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इसने एक ग्रुप बनाया था। इल्तुतमिश ने एक दल बनाया, उस दल का नाम है टरकाना, टरकाना ए चिहलगानी। कौन सा ग्रुप बनाया? टरकाना ए चिहलगानी। ये जो टरकाना ए चिहलगानी है, ये जो है वो 40 दासों का समूह था। किसका समूह था? 40 दासों का समूह था। तो याद रखना, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। ये जो टरकाना ए चिहलगानी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की। और ये क्या था? 40 दासों का समूह था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले की बात हमने पढ़ी थी कि भाई लाहौर जो है वो कैपिटल कौन लेके आया था? गजनी से। गजनी से लाहौर लेके आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गजनी कैपिटल कौन लेके आया था? गजनी टर्किश लेके आए थे। और उसको सैम किसने रखा था? गजनी कैपिटल को सैम किसने रखा था? मोहम्मद गौरिया, मोहम्मद बिन सैम। और उसके बाद लाहौर कैपिटल कौन लेके आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली कैपिटल कौन लेके आया? इल्तुतमिश। तो याद रखना, शिफ्टेड कैपिटल, शिफ्टेड कैपिटल कहां से कहां तक? लाहौर से दिल्ली। लाहौर से जो है वो दिल्ली जो है वो क्या ले आया था? कैपिटल ले आया था इल्तुतमिश। कब लेके आया था? याद रखना, 1228 में। कब लेके आया था? 1228। ये डेट भी याद रखना, 1228 के अंदर ये जो इल्तुतमिश था वो कैपिटल जो है वो लाहौर से कहां पे ले आया था? दिल्ली ले आया था। इसके अलावा ये जो इल्तुतमिश था, ये जो इल्तुतमिश ना, इसने एक प्रणाली चलाई, इक्ता प्रणाली, या इंग्लिश में कहूं तो इक्ता सिस्टम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इक्ता सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? इक्ता सिस्टम जो है वो किसने लागू किया? तो किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने जो है वो इक्ता सिस्टम को लागू किया। एक्चुअली ये इल्तुतमिश, ये जो था इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश ने क्यों लागू किया? तो इल्तुतमिश ने कहा कि वो काम के बदले क्या देगा? जमीन देगा। ग्रांटिंग लैंड इन लिeu ऑफ वर्क। इक्ता का मतलब क्या है? इक्ता का मतलब है जमीन, जिसके जिसका हेड होता था इक्तादार, यानी कि जमींदार। एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इक्ता सिस्टम का मतलब क्या है? ग्रांटिंग लैंड इन लिeu ऑफ वर्क, ग्रांटिंग लैंड इन लिeu ऑफ वर्क, यानी कि काम के बदले क्या देना? जमीन देना। इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन? इल्तुतमिश। ये भी जो है वो याद रखना, यहां तक की इंफॉर्मेशन। आगे और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इल्तुतमिश के बारे में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो इल्तुतमिश था, इसने जो है वो दो तरह के कॉइन सर्कुलेट किए।
इल्तुतमिश जो था इसने कितने तरह के कॉइन सर्कुलेट किए? 2 तरह के कॉइन सर्कुलेट किए। एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जो था उसने 2 तरह के कॉइन सर्कुलेट किए, एक तो था टंका और एक था जीतल। अच्छा, ये टंका और जीतल में क्या अंतर है? तो ये जो टंका होता था वो बना होता था सिल्वर का, चांदी का। टंका किसका बना होता था? सिल्वर का, चांदी का बना होता था। और ये जो जीतल है वो बना होता था कॉपर का। किसका बना होता था? कॉपर का। तो टंका तो किसका बना होता था? सिल्वर का। और जीतल किसका बना होता था? कॉपर का बना होता था। याद रखना, एक टंका इतना महंगा था कि अगर आप एक टंका किसी को देते तो उसके बदले वो टोटल 48 जीतल देता। क्या बोला मैंने बोला कि एक टंका इतना महंगा था कि अगर आप किसी को एक टंका देते तो उसके बदले वो आपको कितना जो है वो जीतल वापस देता? 48 जीतल वापस करता। 48 जीतल की जो वैल्यू है वो कितनी है? एक टंका के बराबर। यानी कि एक टंका इतना महंगा है कि उसमें आप 48 जीतल जो है उसके अंदर समा जाए, उसके अंदर शामिल हो जाए। ये भी जो है वो याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इल्तुतमिश था इसके टाइम पे 1215-16 में 1215-16 में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है, या फिर हो भी सकता है पता हो, लेकिन अभी तक हमने क्या है कि तराइन के 2 युद्ध पढ़े। 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, और दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और हारा कौन जीता कौन सबको पता है। और उसका जो वेटल का जो मेन कोच था वो था तवर हिंदिया फिर भटंडा। वो तो हो गया तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। लेकिन 1215-16 में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ ट्रेन। याद रखना, तराइन का तीसरा युद्ध अगर कोई पूछे तो यूं मत बोलना कि हमें पता ही नहीं, हमें तो पहला और दूसरा पता है। तो पता होना चाहिए तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 में। कब हुआ था? 1215-16 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि किस किस के बीच में हुआ था, अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे क्या पूछे कि तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो एक तो था इल्तुतमिश, एक तो कौन था? इल्तुतमिश। और सामने कौन था? तेजुद्दीन याल्डोज। तेजुद्दीन याल्डोज। तेजुद्दीन याल्डोज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बताया था। तेजुद्दीन याल्डोज जो था वो कहां का शासक था? गजनी का शासक था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना ब्रदर इन लॉ यानी कि जियाजी बनाया था। किसको? तेजुद्दीन याल्डोज, जो कि गजनी का शासक था। और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा जो है वो युद्ध होता है? तराइन का तीसरा युद्ध होता है। इसके अंदर विनर कौन? इल्तुतमिश। इसमें विनर कौन? इल्तुतमिश। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक तो तराइन का तीसरा युद्ध और कौन कौन सी कॉइन्स, यानी कि ये जो है आप एक बार लिख लेना सारी चीजें। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको जो है वो टैप करके लिख लेना। इसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारी जो है स्टोरी पढ़ने वाले हैं अभी। ये बात है करीब 1221 की, 1221। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1221 की एक बात बता रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था। 1221 के अंदर एक कंट्री थी ख्वारिज्मी, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की एक कंट्री थी ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी का एक रूलर था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मकबरनी। एक्चुअली क्या होता है कि जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा होता है सबसे क्रूर शासक चंगेज खान। कौन पीछा कर रहा होता है? सबसे क्रूर शासक चंगेज खान जो है वो पीछा कर रहा होता है। इसके बाद जो जलालुद्दीन मकबरनी है वो किसके पास जाता है? इल्तुतमिश के पास जाता है 1221 के अंदर। किसके पास जाता है? इल्तुतमिश के पास जाता है। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश को डर था कि अगर उसने जलालुद्दीन मकबरनी की मदद की तो पीछे से कौन आ रहा है? चंगेज खान आ रहा है। तो चंगेज खान जो है वो उसके शासक को 1 मिनट में ध्वस्त कर सकता है, लोगों को मार सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान बहुत ज्यादा क्रूर था। जब वो कहीं पे भी आक्रमण करता था तो वहां के पेड़ पौधे, जानवर, बच्चे किसी को नहीं छोड़ता था, सबको मार देता था। तो इसी वजह से इल्तुतमिश ने इस डर की वजह से जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प नहीं की। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने किस तरीके से अपने साम्राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। तो मंगोलों के आक्रमण, मंगोली था चंगेज खान, तो इस तरीके से जो है वो मना करके इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को किससे बचाया? जो है किससे बचाया?
मंगोलों से बचाया। एक बार मैं इसको रिटर्न में बता देता हूं। 1221 में सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जिसका नाम है ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी का शासक कौन? जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कौन कर रहा है? चंगेज खान। चंगेज खान जो कि कौन था? मंगोलों का लीडर। ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन मकबरनी क्या होता है? इल्तुतमिश से हेल्प मांगता है और इल्तुतमिश जो है वो क्या कर देता है? जलालुद्दीन मकबरनी से मना कर देता है और फिर वापस जो है वो चंगेज खान इंडियन बॉर्डर के आसपास आके वहीं से वापस लौट जाता है। इंडियन बॉर्डर के पास आता है और फिर वहीं से क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मंगोलों के इन्वेजन से बचाया था। इसके बाद अगली चीज, इसके बाद आगे की स्टोरी ये कि ये जो जलालुद्दीन मकबरनी था, ये चला जाता है सिंध। जलालुद्दीन मकबरनी कहां भाग जाता है? सिंध भाग जाता है। अब सिंध का शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का साला यानी कि नसीरुद्दीन कुबाचा। सिंध का शासक कौन? नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा को जैसे ही पता लगता है, नसीरुद्दीन कुबाचा को जैसे ही पता लगता है कि जलालुद्दीन मकबरनी उसके साम्राज्य में आ रहा है और पीछे पीछे उसका पीछा कौन कर रहा है? चंगेज खान। तो चंगेज खान के डर से नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध का शासक था वो सिंधु नदी में कूद के, सिंध का शासक इंडस यानी कि सिंधु नदी में कूद के अपनी जान दे देता है, सुसाइड। कौन? नसीरुद्दीन कुबाचा। तो नसीरुद्दीन कुबाचा की मौत का कारण क्या था? नसीरुद्दीन कुबाचा कैसे मरा? कि वही जब नसीरुद्दीन कुबाचा को पता लगा कि जलालुद्दीन मकबरनी सिंध आ रहा है और सिंध का शासक था नसीरुद्दीन कुबाचा और पीछे पीछे कौन आ रहा है? उसका पीछा कौन कर रहा है? चंगेज खान। तो उसको पता था कि चंगेज खान यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा लोगों को, तो वैसे भी मरना ही है। तो इस वजह से ये क्या करता है? नसीरुद्दीन कुबाचा इंडस यानी कि सिंधु नदी में कूद के अपनी जान दे देता है। सिंधु नदी में कूद के क्या कर देता है? अपनी जान दे देता है। आगे 1229 1229 में क्या होता है? यानी कि इसके 8 साल बाद, बेसिकली तो ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उसने स्थापना की, चलो मानते। लेकिन जो रियल फाउंडर था, जो वास्तविक संस्थापक था, वो कौन था? इल्तुतमिश। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है खलीफा। कौन कह रहा है? खलीफा। कैसे? क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसको खलीफा ने दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा लीडर, एकमात्र ऐसा जो है वो सुल्तान, जिसको खलीफा ने सुल्तान का टाइटल दिया। किसका टाइटल दिया? सुल्तान का टाइटल दिया। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा लीडर जिसको सुल्तान का टाइटल मिला वो कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आगे की एक स्टोरी बताता हूं। आगे की क्या बताता हूं? एक स्टोरी बताता हूं। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का क्या था? एक बेटा था जिसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद। ये जो नसीरुद्दीन महमूद था वो बंगाल कैंपेन के दौरान शहीद हो जाता है। ये जो नसीरुद्दीन महमूद जो था, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, वो बंगाल कैंपेन के दौरान क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। मतलब ये जो बंगाल का जब ये अभियान कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद, तो ये क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश अपनी बेटी जिसका नाम था रजिया, उसको क्या बनाता है? उसको बनाता है सुल्तान। क्या बनाता है? सुल्तान बनाता है। किसको बनाता है? रजिया को अपना सुल्तान बनाता है। और उस टाइम पे कब बनाता है? जब इल्तुतमिश ग्वालियर का अभियान करता है।
ग्वालियर का कैंपेन करता है। किसका कैंपेन करता है? ग्वालियर का कैंपेन करता है। यानी कि जब नसीरुद्दीन महमूद मरा था तब तो वो बंगाल का कैंपेन कर रहा था। नसीरुद्दीन महमूद बंगाल का कैंपेन कर रहा था। किसका कैंपेन कर रहा था? बंगाल के अभियान के दौरान नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हुई थी। लेकिन रजिया को सुल्तान कब बनाया इल्तुतमिश ने? जब इल्तुतमिश ग्वालियर का कैंपेन कर रहा था, ग्वालियर का अभियान कर रहा था। तो तब उसको पता लगा कि हाँ, उसकी बेटी में दम है और वो सुल्तान बनने के सारे गुण रखती है, सुल्तान बनने के सारे गुण रखती है। और बकायदा ये जो इल्तुतमिश था वो अपनी बेटी के नाम से रजीतुद्दीन के नाम से जो है वो कॉइन्स सर्कुलेट करता है, कॉइन्स चलाता है। उन कॉइन्स का नाम क्या था? रजीतुद्दीन। क्या नाम था? रजीतुद्दीन। तो रजीतुद्दीन क्या है? कॉइन्स का नाम है। रजीतुद्दीन का मतलब रजिया के नाम से कॉइन सर्कुलेट किए थे इल्तुतमिश ने जब रजिया को सुल्तान बनाया गया था। और इसी ग्वालियर कैंपेन के दौरान ये जो इल्तुतमिश था वो अपने साथ किसको लेके आता है? बलबन को लेके आता है। किसको लेके आता है? बलबन को लेके आता है करीब 1236 के आसपास। और 1236 में ही जो है वो किसकी डेथ हो जाती है? इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? 1236 में इल्तुतमिश की जो है वो डेथ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक जो है वो क्या किया है? शासन किया है। क्या किया है? शासन किया है। अब आप कहोगे कि इसके आने वाला जो अगला लीडर था इल्तुतमिश के आने के बाद था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। एक्चुअली क्या है कि बनने को तो जो है वो रजिया को ही बनना था, लेकिन उसके साथ चीटिंग हो जाती है और रजिया को नहीं बना के किसको बनाया जाता है? उसके सौतेले भाई, जिसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई। ये हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। अगली जो भी क्लास है उसमें हम रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।